औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक्सरसाइज 6.5 इसमें जो है हम क्वेश्चन जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 8। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये वाला क्वेश्चन जो है हम करेंगे, तो इसको आपने जो है अच्छे से समझना है। इसके सिर्फ 2 ही लेक्चर हैं, ये लेक्चर 2 है। ठीक है जी, तो इसमें हम फिर से जो है ये चीज़ याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमने यही चीज़ फाइंड करनी है। और क्या हमें कहा गया है कि वो कहता है आपको एंगल बी जो है वो दे दिया गया है। इस दफ़ा उसने ना हमें डाटा जो है वो दिया है, इस दफ़ा उसने शेप नहीं बनाई, हमें डाटा दिया है। ठीक है जी, तो कहता है जो मेजर एंगल, ये इसका मतलब होता है, ये जो इस तरह का सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है एंगल। मेजर एंगल सी 60 है और ये अकेला सी उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास साइड है कोई ना सी वाली। ठीक है, तो अगर मैं इसके मुताबिक जो हमें उसने डाटा दिया है इसके मुताबिक शेप आपके सामने बनाऊँ यहाँ पे, तो वो चीज़ ये बी है। उसने कहा कि जो बी है ना वो 90 एंगल है, तो ये मैं बी ही रखूँगा। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है ए इसे रख लें या ए इसे रख लें, तो ये ए रख लेता हूँ मैं, ये सी, ए बी सी। तो सी के बिल्कुल सामने वाला सी होगा जो उसने हमें दिया हुआ है 3/√3। ठीक है, बी के सामने वाला स्मॉल बी होगा और ए के सामने वाला जो है वो स्मॉल ए होगा। ठीक हो गया। अब डाटे के मुताबिक उसने ना एंगल सी मुझे दे दिया हुआ है, एंगल सी है मेरे पास 60। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, इसमें भी यही चीज़ है कि 2, 1, 2 और 3 चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं, 3 वैल्यूज़ दे दी हैं। अब हमने फाइंड क्या क्या करना है। एक तो मैंने मेजर एंगल ए फाइंड करना है, मेजर एंगल ए, और इसी तरह आप लिखेंगे साइड ए जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सी मेरे पास जो है वो है। अब 1, 2 ये एंगल भी मेरे पास है। ठीक है, और बी भी हम फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा 2, सेम उसी की तरह हमने जो है इसको करना है। तो देखें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं और 3 हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता लग गया कि अगर मेरे पास 2, देखें इसमें 2 मिसिंग है। ठीक है, एक साइड निकालने के लिए हमको इनमें से कोई फार्मूला लगाएंगे। अगर मैंने पहले बी फाइंड करना है, अब हमें ये इन साइड्स के नाम भी पता है कि ये वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेनस होती है। ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो बेस होती है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि आया कि मैंने ये साइड फाइंड करनी है या ये, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अगर आप ये साइड फाइंड करते हैं तो आप देखें इधर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर ये फाइंड करते हैं तो इसमें देखें हाइपोटेनस है और बेस है। तो हाइपोटेनस और बेस होता है कोज में और परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टैन में। आपकी मर्ज़ी है, ये वाला फार्मूला लगा लें, साइन वाला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ना मेरे पास परपेंडिकुलर मौजूद है ना ही मेरे पास हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक साइड फाइंड होनी चाहिए, वो चीज़ साइड होनी चाहिए जो मुझे पता है। ठीक है, तो अब मैं ये वाला फार्मूला लगा के इसमें इसको सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, जो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। याद रखना है, अब मेरे पास जो एंगल है ना वो 60 ये वाला है, तो इस एंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है। ये चीज़ याद रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस वाले एंगल को इधर ले आएँ आप। ठीक है ना, तो अगर इसके मुताबिक आप रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर ये एंगल है, मैंने ये जो आपको साइड बताई है ना परपेंडिकुलर वाली, वो इस एंगल के हिसाब से बताई है। अब ये एंगल मेरा हो गया है तो इसके हिसाब से मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जानी है। ठीक है ना, याद रखनी है ये चीज़, परपेंडिकुलर और ये मेरे पास हो गई बेस। ठीक है जी, अब परपेंडिकुलर में मैं tan 60 जो है वो पहले आप लिख लें, इधर 3 होता है और इक्वल टू हमारे पास जो है अपना परपेंडिकुलर है 3√3 ओवर
ए, ठीक है, ये मेरे पास बेस है। इसको कराएं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए इस साइड पे आ जाएगा इक्वल टू 3√3 ओवर ये इस साइड पे आ जाएगा, ठीक हो गया। इसकी मैंने जगह चेंज कर ली है। अब देखें ये अंडर रूट से कट हो गया, तो ए इक्वल टू मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 इधर देखते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में इधर आप लिख दें, इसको भी सेंटीमीटर में जो है वो ये लिखा हुआ है मैंने सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे पास ए आ गया है। अब हमने जो है इसका बी निकालना है, तो बी निकालने का तरीका भी यही है कि आप जो है अब ये वाली साइड ले लें या फिर ये और ये रख लें, ठीक है। तो ये देखिए किस में होती है, ये दोनों साइड्स एंगल हमारे पास जो है वो याद रखना है। अब एंगल ये है, ठीक है, इसके हिसाब से हमने देखना है कि हमारे पास ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस होता है कोज में, तो वो हम लगा लेते हैं यहाँ पे कोज 60 इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब मेरे पास कोस 60 जो है वो मेरे पास होता है 1/2 इक्वल टू बेस, देखिए मेरे पास है ए मेरे पास इधर से मैंने निकाला है 3 और हाइपोटेन्यूस जो है वो मेरे पास है बी, ठीक है। इसको करवाएं क्रॉस मल्टीप्लाई, बी को 1 से करवाया तो बी ही आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 × 3, तो बी इक्वल टू 3 2 = 6 सेंटीमीटर। ये मेरे पास बी भी आ गया, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई है जो उसने हमें कहा था। अब देखना है एंगल, तो एंगल इसमें मज़े की बात है कि 2 एंगल उसने हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। देखिए एंगल हमें 60 दिया हुआ है, ये एंगल भी हमें दिया हुआ है, ये देखिए 90 है। तो हम इसका सम ऑफ एंगल जो है वो फार्मूला लगाएंगे। तो इधर लिखे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब देखें एंगल ए मेरे पास इधर कुछ भी नहीं है, मैं वैसे ही रखूँगा। एंगल बी जो है वो मेरे पास 90 है प्लस एंगल सी मेरे पास 60 है इक्वल टू 180, ठीक है। इन दोनों को प्लस करवा लें, एंगल ए प्लस 150 हो जाएगा इक्वल टू 180। 150 उस साइड पे ले जाएं, एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू 30। तो मेरे पास एंगल ए जो है वो आ गया 30। तो इस तरह से हमारे पास तीनों साइड 1 2 3 वैल्यूज उसने पूछी थी, तीनों आ गई है। आगे हमारे पास है इसका पार्ट टू में हमें अब इस दफ़ा उसने एंगल दे दिया है, फिर से 2 एंगल दे दिए हैं, 1 और 2 और एक साइड दे दी है, ठीक है। इसके मुताबिक जो है मैं फिर से अगर यहाँ पे शेप बनाता हूँ तो क्योंकि ये इससे आप लोगों को क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, आप भी जब पेपर में सवाल कर रहे हो तो ये शेप जो है वो बना लीजिएगा। इसके नंबर नहीं है लेकिन आपके लिए आसानी हो जाती है काम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी से फिक्स रखना है, ठीक है। तो इधर मैं जो है इसको सी रख लेता हूँ। बच्चे में भी पिछले लेक्चर में जो है वो परेशान हुए हों, तो ये मैं ए रख लेता हूँ। अब मेरे पास जो सी है ना वो मेरे पास है 45 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था बी फिक्स है, बी मेरा 90 डिग्री है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, ए इधर लिख सकते हैं, सी इधर लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब देखिए मेरे पास एंगल सी भी है, एंगल बी भी है, और क्या है इसके सामने ये मेरे पास स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो ए मेरे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। अब इसमें भी फिर से मेरे पास यही काम है कि 2 साइड्स मुझे नहीं दी हुई, एक साइड दी हुई है। हम इजीली फार्मूला लगा के साइड फाइंड कर लेंगे। ये चीज़ हमने बार बार की है और समझ भी आ गई है हमें, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये 2 चीज़ें किस में मौजूद हैं, ये साइड इसको अब इस एंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक हो गया। तो देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में है, टैन में। तो टैन वाला फार्मूला लगाएं यहाँ पे, टैन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। टैन 45 मेरे पास 1 होता है और परपेंडिकुलर देखें मेरे पास क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर मेरे पास है सी और बेस मेरे पास है 8,
ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो C इस साइड पे आ जाएगा और 8 1 जार 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास C आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने जो है वो करना है, ये C आ गया, अब ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। फिर से अब साइन वाला फार्मूला लगा लें आप, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस वाला। तो साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन 45 जो होता है 1/2 अंडर रूट होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो क्या है मेरे पास C, और C मेरे पास जो है वो 8 निकला है। मैंने अभी आंसर इसका निकाला है 8। ठीक है। अब आप हाइपोटेनिस मेरे पास B है जिसको मैंने फाइंड करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, B को 1 से करवाया तो B आ गया मेरे पास, 8 को अंडर रूट के साथ करवाया तो अंडर रूट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये मेरे पास B आ गया। ठीक है जी, मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं, B भी मेरे पास आ गया और C भी आ गया 2, और एक एंगल ये वाला जो है ये मेरा रहता है, ये फाइंड कर लेते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर 2 एंगल मौजूद हो तो तीसरा एंगल फाइंड करना आसान होता है। आप इधर लिखें वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ठीक हो गया। एंगल A मेरे पास कुछ भी नहीं है, फाइंड करना है, और एंगल B मेरे पास जो है वो 90 है, और एंगल C 45 इक्वल टू 180। एंगल A, अब इन दोनों को प्लस करवा लेते हैं तो 135 हो जाएगा इक्वल टू 180। एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 135। ठीक हो गया। 180 में से 135 माइनस कर दें तो 5, 7 में से 3 निकाले 4, और ये मेरे पास 45 डिग्री एंगल A आ जाएगा। यह है पार्ट 3 में हमारे पास A इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और इस दफ़ा इसने क्या किया कि हमें ना एंगल 2 नहीं दिए, 2 साइड दे दी हैं, लेकिन B मेरा चेंज नहीं होना, ये मेरा C रख लें, ये A रख लें। ठीक है। तो B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c, A के सामने स्मॉल a। ठीक है ना। तो उसने हमें A दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और C दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। B उसने कहा फाइंड करें। एंगल B मेरे पास है, एक एंगल ये भी नहीं है क्वेश्चन मार्क, और ये भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इधर मेरे पास जो मिसिंग चीज़ है एंगल A मुझे चाहिए, मेजर एंगल A क्वेश्चन मार्क, और मेजर एंगल C ये मुझे चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज़ मुझे B चाहिए। ठीक है। ये तीनों साइड मैंने लिख ली हैं। अब हमने जो है चूँकि मेरे पास 2 साइड्स ऑलरेडी मौजूद हों तो तीसरी निकालने का तरीका हमें पता है, या फिर आप लोग यही साइन वाला फार्मूला लगाएं, ये चीज़ आ जाएगी। लिखें इधर साइन। अब एक और चीज़ है, इधर हम साइन वाला फार्मूला लगा तो सकते हैं, लेकिन गौर कीजिएगा कि साइन वाला फार्मूला लगाने के लिए मुझे थीटे की ज़रूरत है। तो थीटा इधर देखें, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं साइन का फार्मूला नहीं लगाऊंगा। अब तीसरी साइड फाइंड करने के लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, और फार्मूला इसका क्या होता है, हाइपोटेनियस कॉस स्क्वायर बेस कॉस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हाइपोटेनिस मेरे पास जो है वो B है, इक्वल टू बेस देखें मेरे पास 12 है और परपेंडिकुलर मेरे पास 6। ठीक हो गया। बेस मैंने B ही फाइंड करना है। इधर 12 2 जार करें तो 144 प्लस 6 2 जार करें, यानी 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 36 हो जाना। ठीक है। कुछ बच्चे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को प्लस करवा दें, B स्क्वायर 140, ये हो गया मेरे पास 0, 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 हो गया।
ठीक है। 144 प्लस 36 हमारे पास यही 180 होता है, ठीक है। 0 1 कैरी, 5 और 8 और 1। अब ये मेरे पास आ गया है। अब आप क्या करें, चूंकि मुझे बी के ऊपर देखें इधर स्केयर लिखा हुआ है, मुझे स्केयर नहीं चाहिए तो इसका मैं अंडर रूट ले लूँगा, ठीक है। तो b इसके साथ कट हो गया, तो b इक्वल टू आपने कैलकुलेटर उठाना है, उसके ऊपर आपने अंडर रूट 180, ठीक है। तो आपके पास 6 अंडर रूट 5 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास पहला आंसर आ गया जो बी उसने हमसे मांगा था, ये मेरे पास चीज़ आ गई है, ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, अब मुझे चूंकि एंगल चाहिए तो एंगल का फार्मूला फाइंड करने। अब देखिए मेरे पास ना सारा कुछ मौजूद है, यानी ये भी मेरे पास आ गई है 6 5 अंडर रूट। अब देखिए मेरे पास तीनों साइड्स मौजूद है। अब एंगल फाइंड करने के लिए आप ये फार्मूला लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, तीनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाता हूँ, इसमें मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए, तो देखिए मेरे पास हाइपोटेनस भी है और परपेंडिकुलर भी है। अगर मैं ये लगाता हूँ तो मैं टैन वाला फार्मूला लगाऊंगा। अगर मैं ये लगाता हूँ ये दो साइड्स का, तो मेरे पास ये फार्मूला मौजूद है। तो ज़्यादातर टैन का लगाते हैं, तो हम टैन का ही फार्मूला लगा लेते हैं। टैन एंगल सी, इधर लिखना है एंगल थीटे की जगह पे एंगल सी लिखेंगे, इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक हो गया। अब एंगल सी इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास ये है 6 और बेस मेरे पास जो है वो है 12, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो एंगल सी इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। इधर टैन भी लिख ही लें, अभी अगले स्टेप में टैन को उस साइड पे ले जाएं, ठीक है। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ ना, तो ये मेरे पास बन जाता है 0.5। तो एंगल सी इक्वल टू टैन इस साइड पे ले, इधर से मैं जब इधर लेके आऊँगा तो इन्वर्स हो जाता है, तो 0.5, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू, अब आप जो है कैलकुलेटर की मदद से इसको निकाल लें, शिफ्ट दबा के टैन दबाएंगे ना तो इन्वर्स आ जाएगा 0.5। तो मेरे पास एंगल सी आ गया 26.57, ठीक है, डिग्री। ये मेरे पास जो है सी का एंगल सी मेरे पास फाइंड हो गया, ठीक है। जब मेरे पास दो एंगल आ जाएं, एक एंगल मेरे पास देखें ये आ गया है, एक एंगल ये आ गया है, इन दोनों एंगल को प्लस करके तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो मैं इसको रेज करके आपको बता देता हूँ। आप आगे लिखेंगे, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल ए मेरे पास जो है वो मौजूद नहीं है, वो मुझे चाहिए। एंगल बी मैंने जो है वो 90 रखा हुआ है। एंगल सी मेरे पास आ गया है 26.57 इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करवा लें। एंगल ए प्लस 180 को 90 प्लस 26.57, इनको प्लस करवाया आपने तो 116.57 इक्वल टू 180। अब इसको उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो मेरे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है, -57, ठीक है, -180। तो मेरे पास आ गया जवाब 63.43 एंगल। ये मेरे पास एंगल ए आ गया, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास तीनों चीज़ें जो उसने कही थी वो हमने निकाल ली है। आगे हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में उसने देखे एंगल ए दिया हुआ है और सी भी उसने हमें दे दिया और इधर से एंगल बी मेरे पास है। तो इसके मुताबिक अगर मैं ये शेप बनाता हूँ तो बी मेरे पास जो है वो ये रहेगा हमेशा, ठीक है। अब एंगल जो है उसने ए दिया हुआ है, तो एंगल ए दिया है तो एंगल ए मैं ये वाला रख लेता हूँ और ये सी, ठीक है। जो एंगल उसने दिया हुआ है ना उसको आप इधर ही रखें, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ याद होगी हुई है कि इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ताकि आपको वो मुश्किल ना लगे, ठीक है। ये 60 आ गया, तो ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, ठीक हो गया। तो उसने हमें सी भी दिया हुआ है 4,
और बस, ठीक है। ये चीज़ें जो उसने दी हुई ये मैंने लिख ली हैं। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, बी फाइंड करना है, ठीक है, ए भी फाइंड करना है और एंगल सी भी फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल सी आप चाहें तो सबसे पहले फाइंड कर लें, क्यों, मेरे पास दो एंगल हैं, एक दो एंगल है, तीसरा निकाल सकता हूं मैं, वो फार्मूला हमें पता है कि वी नो दैट, ये तो पहले काम करें ना हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल ए मेरे पास इधर मौजूद है 60 प्लस एंगल बी मेरे पास 90 है प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक हो गया। इन दोनों को प्लस करें तो 150 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, 150 को इस साइड पे माइनस कर दें, 180 माइनस 150, एंगल सी इक्वल टू 30, ठीक हो गया जी। ये मेरे पास जो है एंगल फाइंड हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों ने चूंकि मेरे पास एंगल जो सी था ना, मेजर एंगल सी, वो मैंने निकाल लिया है। अब आपने ए निकालना है और बी निकालना है, तो ये दो साइड्स ले लेंगे। तो tan इसमें ये किस में होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये चीज़ हमें याद हो जानी चाहिए वैसे अभी तक, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan में होता है। तो tan का फार्मूला लगाएं 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। tan 60 जो है वो मेरे पास होता है 3√, और इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है मेरे पास a है, वो मेरे पास मौजूद नहीं है, और ये c है तो c मेरे पास है 4, ठीक है। इसको करवाएं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है, a को 1 से करवाया तो a आ गया, इसको इससे करवाएंगे तो वैसे का वैसा ही आ जाएगी दोनों चीज़ें, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास a मौजूद है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर लिख दें, सेंटीमीटर उसने लिखा हुआ है। अब बी वाली साइड निकालनी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो बी वाली के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अब ये दो चीज़ें रख लेते हैं, या ये बेस और हाइपोटेनियस वो कोज में होता है, तो कोज 60 इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, कोज 60 मेरे पास है 3√2 इक्वल टू बेस मेरे पास है 4 और हाइपोटेनियस मेरे पास b है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा इस साइड पे, और यानी कि b√3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो बाद में हम इसको भी इसके साथ डिवाइड करवा देंगे, बेस 4 2 8/3 तो ये मेरे पास जो है b का आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास है इसका पार्ट 5 में हमारे पास जो है फिर से उसने एंगल ए दे दिया है और एंगल बी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, और सी भी उसने हमें इसमें अगेन से दे दिया। तो इसमें मैं शेप बना लेता हूँ, ये लाजमी आप जो है सीख लें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपको करना आसान हो जाता है कि बी हमने चेंज नहीं करना, ये 90 ही रहना है, ठीक है। अब उसने एंगल ए दिया हुआ है तो एंगल ए मैं ये रखूँगा, सी मैं ये रखूँगा, ठीक है। इसके मुताबिक मेरे पास ये 30 हो गया, और इसके बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर वो बच्चों को याद है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। जो एंगल दिया हो वो आप इसमें इधर रख लें, ठीक है। और ये सी है, सी उसने में दिया हुआ है 4, ठीक हो गया। अब जो चीज़ें मेरे उसने दी है वो लिखी हुई है, अब हम लिख लेते हैं क्या फाइंड करना है, मेजर एंगल सी चाहिए मुझे, ठीक है, और दूसरा बी फाइंड करना है और ए बी फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो एंगल सी निकालने के लिए दो एंगल मौजूद है, तो सबसे पहले एंगल सी निकाल लें आप। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल ए मेरे पास है 30, एंगल बी मेरे पास 90 है, एंगल सी वैसे का वैसा रहा। इस दोनों को प्लस करें तो 120 हो जाएगा, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, 120 को इस साइड पे ले आएँ, इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल सी इक्वल टू 120 को निकाल दें तो 60 होता है, तो ये मेरे पास एंगल सी आ जाएगा 160, ठीक हो गया। ये मेरे पास पहला आंसर आ गया। अब हमने ए और बी निकालना है, तो ये चीज़ रख लेंगे। तो मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर ओवर बेस मेरे पास tan थीटे में होती है, tan 30 लिखूँगा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस,
tan 30 मेरे पास होता है 1/3 अंडर रूट इक्वल टू, ये टेबल हमने याद किया हुआ है, आप भी अच्छे से टेबल याद कर लेंगे। या फिर अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है जो ये अच्छे वाला तकरीबन 1000-1200 का आता है, वो आप ले लीजिएगा। आप इधर लिखेंगे ना tan 30, तो आपको ऑलरेडी वो बटे में ही आंस देगा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे वो आप लोगों को ना इस तरह से उसका रेसिप्रोकल कह रहा हूँ, रैशनलाइज करके आपको देगा। इसको ना रैशनलाइज भी करते हैं, तो हमने ये नहीं लिखना, हमने 1/3 अंडर रूट लिख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, परपेंडिकुलर मेरे पास है a और बेस मेरे पास है 4, इसको करवाएं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a को इससे करवाया तो a√3 आ गया, और 4 को 1 से करवाया तो 4 ही आ गया। बाद में इसको फिर से इसके साथ डिवाइड करवा दें, a = 4/3 अंडर रूट, तो ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम निकाल लेते हैं इसकी तीसरी साइड, ये मेरे पास a आ गया। अब b निकाल लेते हैं, तो b किस में, ये बेस और हाइपोटेनस इसमें है कोज में। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर मेरे पास दो साइड्स आ जाएं तो आप लोग पता क्या करेंगे कि आप दो साइड वाला फार्मूला बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हल कर देंगे। अगर आप वो नहीं लगाना चाहते, यही जो मैं लगा रहा हूँ, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। कोस 30 जो है वो होता है हमारे पास 3√/2 इक्वल टू बेस, देखें यहाँ पे मेरे पास है 4 और हाइपोटेनस मेरे पास b है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो b√3 इक्वल टू 4 2s 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से इसके नीचे ले जाएं तो b = 8/3 अंडर रूट, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास है 6 वाला पार्ट। 6 वाले पार्ट में जो है हमें उसने दो साइड्स दे दी हैं, एंगल इस दफ़ा नहीं दिया, एंगल हमने खुद डिफाइन करना है। एक एंगल उसने हमें दे दिया है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं शेप बना लेता हूँ। तो आप देखिए मेरे पास जो उसने ना बी, तो मैं यही रखूँगा ना, बी मेरा फिक्स ही है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल इधर ही बन रहा है, ठीक हो गया। अब मुझे उसने ए बी, मैं जो मर्ज़ी, अब ये ए रख लूँ या ये सी रख लूँ, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। अब ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ज़ाहिर सी बात है। ए के सामने वाला ये स्मॉल ए है, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो उसने हमें ए भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और बी भी उसने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये फाइंड करना है। अब गौर करें, तीन चीज़ें फाइंड करनी है, फिर से लिख लेता हूँ मैं। एंगल ए फाइंड करना है, मेजर एंगल सी फाइंड करना है, और हमें सी जो साइड है वो फाइंड करनी है। ओके हो गया जी, ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखें दो अगर साइड्स मेरे पास मौजूद हों, तीसरी के लिए मैंने फिर से वो बताया कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो इधर लिखें अच्छा जी, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। अब देखें हाइपोटेनस मेरे पास मौजूद है 10 का स्क्वायर, और बेस भी मेरे पास, बेस बल्कि नहीं है वो सी है, और परपेंडिकुलर मेरे पास 6 है, इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। 10 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाता है 100, सी स्क्वायर वैसे का वैसा, और ये भी स्क्वायर 36 हो जाता है। इसको उठाएं, इस साइड पे ले आएँ, तो 100 - 36 इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें से माइनस करें तो 64 इक्वल टू सी स्क्वायर। देखें इधर तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आगे हम सी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए ऊपर अंडर रूट लेंगे, ठीक है। अंडर रूट 64 का लिया तो ये मेरे पास 8 आ गया, और इक्वल टू सी इसके साथ कट हुआ, ये मेरे पास जो है आप कैलकुलेट करेंगे 64 को तो 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब देखें मेरे पास सी आ गया। अब ये तीनों साइड्स मेरे पास मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी एक फार्मूला लगाएं, सवाल हल हो जाएगा। देखें मैं साइन वाला लगा लेता हूं। अब चूंकि एक एंगल फाइंड करना है, इस एंगल के हिसाब से एंगल साइन एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर
ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास 6 है और हाइपोटेन्यूस मेरे पास 10 है, ठीक हो गया। साइन एंगल ए इन दोनों को डिवाइड करवाएं तो आपके पास 0.6 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब साइन इस साइड पे इन्वर्स हो जाएगा तो एंगल ए फाइंड हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.6, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से आप इसका साइन फाइंड कर लें, शिफ्ट साइन 0.6, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एंगल ए इक्वल टू 36.8699, ये देखें मेरे पास ये जवाब आ गया एंगल। तो एंगल ए फाइंड हो गया। अब हमने एंगल सी निकालना है, तो बड़ा आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए मेरे पास देखें यहाँ पे है 36.8699 प्लस एंगल बी मेरे पास है 90 और प्लस सी वैसे का वैसा और 180 भी वैसे का वैसा। इन दोनों को आप लोग जो है वो प्लस करवा दें, प्लस 90 मेरे पास आ जाएगा 126.8699 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल सी इधर लिखें, 180 में से माइनस 126.8699 लिख लें, ठीक है, माइनस 180। तो जवाब आ गया एंगल सी इक्वल टू 53.13, ये मेरे पास जो है एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे तीनों जो चीज़ें उसने कही थी वो फाइंड कर लेंगे। तो आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखना है, वो कहता है इफ़ दी लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग दी वॉल। आप बुक खोलें और उसमें देखें ये चीज़ लिखी हुई है। तो वो कह रहा है एक लैडर है, अच्छा लैडर एक सीढ़ी को कहते हैं जो हमारी स्टेप वाली सीढ़ी होती है, जो लकड़ी की सीढ़ी हमारे घरों में होती है, जिसको आगे पीछे किया जा सकता होता है। वो कहता है एक वॉल है, अलोंग दी वॉल, तो एक दीवार है, ये मैं दीवार बना देता हूँ, इसको आप कह सकते हैं वॉल, ठीक है। इसके साथ उसने ना ऐसे सीढ़ी लगाई हुई है, इसको आप कह सकते हैं लैडर, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है कि लैडर फुट ऑफ दी लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। ये वॉल है, इससे 2 मीटर दूर उसने जो है ना वो सीढ़ी को खड़ा किया हुआ है। ऐसे करके आप इसको ये 2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, और क्या कह रहा है कि इफ़ दी लेंथ ऑफ दी लैडर 8 मीटर, वो कहता है अगर ये लैडर की जो लंबाई है ये वाली वो हो अगर 8 मीटर ही है ना, हाँ जी, तो फाइंड दी हाइट ऑफ दी वॉल। इस वॉल की हमें हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बतानी है। अब इसको ए, इसको बी, इसको सी, जो मर्ज़ी नाम दे दें, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि इसमें उसने कोई और एंगल वगैरह नहीं पूछा, जस्ट उसने ये पूछा कि ये हाइट बताएं, ठीक है। इसको मैं एच से लिख लूँगा। अब ये चीज़ देखनी है, अब ये शेप हमें अच्छे से याद है कि ये कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होती है, ये वाली साइड ये बेस होती है और ये मेरे पास जो है हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि आया कि हमने 2 चीज़ें हैं मेरे पास और ये फाइंड करनी है। तो चाहे तो आप ये वाला एंगल याद कर लें, इससे कर लें, या मैंने आपको बताया अगर 2 साइड्स हैं मेरे पास, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, सवाल हल करें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉल्यूशन, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हाइपोटेन्यूस मैंने आपको अक्सर बताया कि हाइपोटेन्यूस इक्वल के इस साइड पे रहना चाहिए, ये आगे पीछे आप नहीं कर सकते। इस बेस को परपेंडिकुलर की जगह पे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को बेस की जगह पे, इनको आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेन्यूस मेरे पास देखें 8 है, 8 का स्क्वायर, बेस देखें मेरे पास 2 है,
और परपेंडिकुलर मेरे पास h मैं रख लेता हूँ क्योंकि हाइट है, h को मैं ना इसलिए लिखा कि इसको मैंने हाइट तस्वर किया हुआ है। ठीक हो गया। अब 8 8 ज़ार 64 इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 प्लस h स्क्वायर। देखें अब इसको इस साइड पे ले आएँ तो 64 माइनस 4 इक्वल टू h स्क्वायर। अब ये इसमें से माइनस करें तो 60 आ जाएगा इक्वल टू h स्क्वायर। अब चूँकि मुझे सिर्फ हाइट चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसका जो है इधर स्टेटमेंट दूंगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। तो 60 के ऊपर भी जो है वो ले लें, 60 अंडर रूट इक्वल टू h के ऊपर भी अंडर रूट ले लें आप। ठीक हो गया। ये देखें ये इससे कट हो गया, तो 60 का अंडर रूट आप कैलकुलेटर इधर करें, अंडर रूट 60, तो आपके पास 2 अंडर रूट 15 इक्वल टू h आंस आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर है ना, इधर लिखा हुआ मीटर, सॉरी, तो इधर लिखें मीटर। तो ये देखें मेरे पास हाइट आ गई है। ओके, बस इतना क्वेश्चन था। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें ये शेप बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, अगर पेपर में वो शेप देता है तो गुड एंड वेल, अगर नहीं देता तो आपने ये इसकी स्टेटमेंट है उसको याद रखना। कहता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड ABC। रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल होती है जो बुक की तरह होती है, जहाँ वाइट बोर्ड की तरह एक साइड से जो है वो लंबी होती है, दूसरी साइड से चौड़ी कम होती है ये। ठीक है ना। तो ये आपने रेक्टेंगल है हमारे पास, वो कहता है इसमें जो x प्लस a है ना वो इसका डायगोनल है, और साइड ऑफ x प्लस 7 ये वाली मेरे पास साइड है, एंड x मीटर, और उसकी जो x मीटर वो फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने यहाँ पे देखना है इसके मुताबिक कि हमें दो चीज़ें ये उसने दी हुई है, और हमें ये कह रहा है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट आप लोगों को वो फार्मूला याद है भाई, पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाएं, क्वेश्चन को सोल्व करें इजीली। दो चीज़ें मेरे पास हैं, ये फाइंड करनी है, तो हमारे पास सॉल्यूशन पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस, ये याद अभी तक मुझे लगता है आप लोगों को हो गया होगा, इतनी दफ़ा हमने यूज़ किया इसको। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूस देखिए मेरे पास x प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू बेस मेरे पास है x प्लस 7 और परपेंडिकुलर मेरे पास है x। ठीक हो गया जी। अब इसमें गौर करनी है कि ये देखें ये इसमें क्या हो रहा है कि x प्लस 7 और होल का स्क्वायर आया हुआ है। वो फार्मूला आप लोगों को याद होगा, a प्लस b आ जाए। ठीक है, इसको लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला सबको याद होगा, इसके मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे। इधर मेरे पास a की जगह पे x है, b की जगह पे 9 है। ठीक हो गया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक हो गया, ये मैंने फार्मूला ओपन कर लिया है। इस पे भी फार्मूला अप्लाई करें, प्लस 2ab। इधर देखिए मेरे पास प्लस x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर ज़ाहिर सी बात बन जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास बन गया ये x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर जो होता है वो 9 9 ज़ार 81 होता है, प्लस 9 2 ज़ार 18x इक्वल टू, अब इधर देख x स्क्वायर प्लस 7 7 ज़ार 49 प्लस 7 2 ज़ार 14x और इधर प्लस x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर जो है ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x इक्वल टू 2x स्क्वायर और बाकी रकमें प्लस 14x और प्लस 49 वैसे का वैसा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें
चूँकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, अब यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे अगर मैं ये सारी वैल्यू उठा के इस साइड पे ले आऊँ तो मेरे पास कुछ सोल्व जो है वो हो रहा है, तो इसको मैं उधर ले जाऊँगा तो इधर मेरे पास 0 बच जाएगा। फिर 2x स्क्वायर, ये x का स्क्वायर इसके साथ लिखें माइनस x स्क्वायर। फिर देखें कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ लिखेंगे, x वाली वैल्यू x वाली के साथ, प्लस 14x, ये इधर आया माइनस का 18x हो गया। इसी तरह 81 इस साइड पे आएगा, प्लस 49 माइनस 81। ठीक है जी, इधर तक आप लोगों को समझ आई होगी। तो अभी मैं इसको जो है इधर कर लेता हूँ जी। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों में से x के स्क्वायर में ये 2 दफ़ा है, ये 1 दफ़ा है। ठीक है, इधर 1 होता है, 2 में से 1 निकालें तो 1, तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 18 में से 14 निकाल दें तो माइनस का 4x आ जाएगा। ठीक है, तो 81 में से 49 निकाल दें, 81 माइनस 49, 11 में से 9 निकालें 2, 7 में से 4 निकालें 3, तो 32 यहाँ पे आ जाएगा, और वो भी माइनस का 32 इक्वल टू में 0। ठीक है, मैंने इसकी तरतीब जो है सीधी कर दी है, 0 इस साइड पे लिख लिया, ये सारी रकम उस साइड पे ले गया मैं। ठीक हो गया। इधर तक अगर आप गौर करें तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाए तो जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज 4.1 में आप लोगों को सिखाया, इस तरह की हल करने के लिए हम इसके फैक्टर बनाते हैं। ज़ाहिर सी बात है ये आगे हल नहीं होता, इसके हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, खैर वो फार्मूला इसमें यूज़ नहीं हुआ इतना, तो हम इसके फैक्टर ही बना लेंगे। तो क्या करते होते हैं, 32 को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आ जाता है। 32 को हम तोड़ लेंगे, ठीक है, 2 जार 16, फिर 2 के साथ 8, 2 के साथ 4 2 जार, 2 के साथ 2 2 जार 2 और 1। ठीक हो गया। अब मेरे पास देखें इधर कम्बिनेशन वो मैं लूँगा जिसको मैं प्लस या माइनस करूँ तो 4 बने, मल्टीप्लाई करूँ तो 32 बने। तो देखें 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, इधर से मेरे पास 8 आ गया, इधर से मेरे पास जो है 2 2 जार 4। ठीक है, और ये माइनस की और ये प्लस की। ठीक होगा, ये भी चीज़ हमने याद रखनी है कि किसको प्लस का रखना है और किसको माइनस का रखना। बड़ी रकम जो है ना, बड़ी रकम को हम माइनस का रखेंगे, छोटी को प्लस का रखेंगे। अब देखें 8 में से 4 निकाल दें तो माइनस का 4, 8 4 जार 32। ओके हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लें तो x माइनस 8 प्लस 4 कॉमन, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 8 और इक्वल टू में 0। तो इधर मेरे पास बच गया x माइनस 8 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने जल्दी समझा दिया है क्योंकि पीछे एक्सरसाइज में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। क्या करते होते हैं कि इन दो में से कॉमन लेते हैं जो एक जैसी चीज़ होती है। ठीक है, कॉमन लिया, x में 2x थे तो एक x अंदर रह गया, एक बाहर। इन दोनों में से x बाहर है, 8 अंदर। इसी तरह अब इन दोनों में से हाईएस्ट टेबल कॉमन लेते हैं। हाईएस्ट टेबल दोनों ही 4 के टेबल में है तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। इधर से x बच गया, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ तो 32 होता है, 8 तक, तो 4 8 जार 32, तो 8 मैंने इधर लगा दिया। अब ये देखो दोनों चीज़ें एक जैसी हो गई, ये कॉमन आया। बाहर वाली रकम x प्लस 4 वो भी मैंने अलग से लिख दी, ये अलग से लिख दी। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वो आंस चाहिए, तो आंस में हम इसको जो है वो 2 दफ़ा लिखेंगे, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 8 उधर जाएगा तो x इक्वल टू प्लस का 8 और x इक्वल टू माइनस 4। ठीक हो गया। लेकिन मेरा जवाब जो है ना वो x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, ये क्यों आएगा, मैंने ये माइनस 4 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ होती है ना, लेंथ हमेशा प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस 4 को इग्नोर करेंगे, 8 जो है वो मेरा जवाब आ जाएगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।